और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भजनलाल सरकार ने अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया, जहां वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी ने अप्रैल से जुलाई के खर्च के लिए आगामी 4 महीने का लेखा अनुदान सदन के पटल पर रखा। दिया कुमारी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें विरासत के रूप में कर्जभार मिला है, जहां वर्तमान में राज्य का कर्ज दोगुना होकर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है, जहां देश में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कर्ज के तले हम ही हैं। आगे दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा, या आप भी सुनिए। इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग के साथ साथ हमारी सरकार की ठोस कार्य योजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। मैं माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। मैं यहाँ सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। माननीय सदस्य बीच में खड़े होने की, आप बोलिए, पहले सुनिए, आपको सुनने के लिए जब टिप्पणी आए, जब आपका बहस का नाम आए तब बोलना। हाँ, तब बोलना, मना नहीं है। जब बहस होगी, मैं यहाँ सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की एवं गरीबों की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी और सड़क। हमने इसमें 2 और चीज़ों को जोड़ दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इन 5 चीज़ों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें सर्वसुलभ किया जाए तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम इस मंत्र को लेकर विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बैठे बैठे हमने प्रदेश की जनता को, बैठे बोलेंगे तो ये भी बोलेंगे, हमने प्रदेश की जनता को दिए अपने आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG सिलेंडर देकर इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। हमने ज़रूरतमंद व्यक्ति को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। इस हेतु प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये की गई है। इस योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होगा। हमारी सरकार आधारभूत संरचना के विकास, दूर दराज के क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि सुविधाओं की पहुंच तथा वंचित वर्गों हेतु अतिरिक्त सहायता, सामाजिक सुरक्षा पर समान रूप से ध्यान देकर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर प्रदेश के लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग
मालपुरा, गोगुंदा जैसे कई इलाकों क्षेत्रों के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाता है। सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भी क्षेत्रीय भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः इस भेदभाव का निदान करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। पिछली सरकार के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट की स्थिति बनी रही। ये आपने छोड़ा है हमारे लिए, हम इसको ठीक करेंगे पूरी तरह से। कुप्रबंधन आपका ये हमको मिला है विरासत में, 5 साल का कुप्रबंधन। अरे आपके मंत्री पढ़ रही हैं भाई। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने के उद्देश्य से उदय योजना लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत बिजली कंपनियों का लगभग 62,400 करोड़ रुपए का ऋण भार सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए उन्हें इस भार से मुक्ति दिला दी गई थी। गत सरकार की नीतियों, ऊर्जा विभाग तथा बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान में डिस्कॉम्स पर लगभग 88,700 करोड़ रुपए सहित समस्त बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया है। वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकीय उत्पादन कंपनी की उत्पादन क्षमता लगभग 8,300 मेगावाट होने के उपरांत भी औसतन 4,800 मेगावाट अर्थात मात्र लगभग 55% क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। इस कारण प्रदेश में समुचित बिजली उपलब्ध कराने के लिए महंगी बिजली एक्सचेंज से क्रय करनी पड़ रही है। वर्ष 2022-23 में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली एक्सचेंज से खरीदने के कारण यह अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ा। हम इस स्थिति से निपटने व बिजली कंपनियों में प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएंगे। इस दृष्टि से प्रसारण निगम में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप इनविट टीओटी लाने के साथ ही सभी बिजली कंपनियों निगमों का विशेषज्ञों की सहायता से बिजनेस प्लान तथा 10 वर्ष की अवधि ध्यान में रखते हुए रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। जैसा कि विदित है, राजस्थान में सोलर इंसोलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी।
प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फॉसिल फ्यूल्स की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटरस्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही जयपुर शहर की ट्रैफिक कंजेशन संबंधी समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। माननीय सदन के साथ ही प्रदेश की जनता में भी यह विदित है कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत न सिर्फ भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता संबंधी भी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, बल्कि परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन की गति भी अत्यधिक धीमी थी। इस कारण हमारे प्रदेश का जेजेएम कवरेज में संपूर्ण देश में 33वां स्थान था। आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, साफ साफ बात तो यही है ना। आप बजट भाषण जब हम परियोजना का कार्य पूर्ण है, आप सुनिए। आप मुझे बोलने तो दीजिए, सदस्य इतने बौखला क्यों रहे? मेरा काम है, मेरा काम मुझे करने दीजिए। अरे मत बोल, अरे भाई अरे आप बैठे बैठे, माननीय सदस्य बैठे बैठे नहीं, आप करिए अपना। क्यों महिला वित्त मंत्री से कोई दिक्कत है आपको? आप तो फिर आप पढ़िए माननीय सदस्य। अब हम परियोजना का कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए संपन्न करने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। इस क्रम में योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। गत सरकार द्वारा न सिर्फ जल जीवन मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजना को पिछड़ने के कारण अत्यधिक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल की सुविधा से वंचित रखा, अपितु प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP परियोजना को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया गया। इससे गत सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ERCP परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर स्वीकृति किए जाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य MOU को साइन कर शीघ्र प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सदन